नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, राजनीति में अक्सर निशाना किसी पर साधा जाता है पर तीर कहीं और लगता है। अब आज का ही मामला देखिए। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुंभ छोड़कर दिल्ली आए और दिल्ली में आते ही केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी और योगी ने एक रैली में एक के बाद एक केजरीवाल पर संगीन इल्जाम लगाए, लेकिन सवालों के घेरे में इंसाफ को खड़ा कर दिया। यानी तीर केजरीवाल पर थे लेकिन घायल कहीं ना कहीं शाह हो रहे थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने जानबूझकर केजरीवाल के कंधे पर बंदूक रखकर निशाने पर अमित शाह को लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप इल्जाम सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि निशाना कहां है, तीर कहां लग रहा है। मिसाल के तौर पर यह आरोप सुनिए योगी जी का। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अब योगी आदित्यनाथ यहां दो बातें कर रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ओखला इलाके में, दिल्ली का जो ओखला इलाका है, दरअसल यहाँ जामिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम पॉकेट है। योगी जी कह रहे हैं कि साहब ओखला के चारों तरफ केजरीवाल ने बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर बसा दिए हैं। अब सवाल ये है कि बांग्लादेशी मुसलमान अगर वहाँ बसाए जा रहे हैं तो पुलिस किसकी है, इंटेलिजेंस किसकी है, आईबी किसकी है, सीबीआई किसकी है, कानून व्यवस्था किसके पास है दिल्ली की? ये सारे के सारे जो अख्तियार हैं ये इंसाफ के पास हैं। तो जवाबदेही किसकी है? अमित शाह की। इल्ज़ाम किस पर लग रहा है? केजरीवाल पर लग रहा है। अब एक और बात उन्होंने आगे कही योगी जी ने कहा कि साहब ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं जिनको छुपा छुपा के, यानी एक तरह से वोट बैंक खड़ा कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक, केजरीवाल कहना वो ये चाह रहे होंगे, ये जो मुस्लिम हैं बांग्लादेशी, इनको आधार कार्ड छाप छाप के केजरीवाल के लोग दे रहे हैं। यानी फर्जी तरीके से आधार कार्ड बांटा जा रहा है। कानून व्यवस्था किसकी, नेटवर्क किसका, आधार कार्ड की एजेंसी किसकी? इन्हीं साहब की। तो इल्ज़ाम तो लग रहा है केजरीवाल पर, लेकिन जवाबदेही किसकी है? एजेंसियां किसके पास है? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी? इंसाफ की, अमित शाह की। अब एक और इल्ज़ाम जो योगी आदित्यनाथ ने आज की रैली में लगाया, इल्ज़ाम लगा केजरीवाल पर, लेकिन यहाँ भी जो निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं, अमित शाह ही हैं। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। अब योगी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 2020 में, यानी कुछ बरस पहले, दिल्ली में बड़े भयावह दंगे हुए और इन दंगों में कई लोगों की जान गई, बेकसूरों की जान गई, हिंदू थे, मुसलमान भी थे। योगी जी का कहना है कि साहब केजरीवाल और उनके लोगों ने साजिश रच कर ये दंगे कराए। सवाल इस बात का है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके पास है? केजरीवाल के पास तो है नहीं, वो तो मांग रहे हैं कानून व्यवस्था। पुलिस किसकी है? अमित शाह की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो किसकी है? अमित शाह की है। बीएसएफ और बाकी पैरामिलिट्री किसके पास है? अमित शाह के पास। तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब ये तो आप अमित शाह से पूछिए कि दंगे का जिम्मेदार कौन है, इज इट अमित शाह और इज इट केजरीवाल? और अगर अमित शाह चाहते तो ये दंगे पहले दिन ही रुक जाते। सवाल ये है कि यहां पर भी निशाने पर तो केजरीवाल थे, लेकिन तीर जाने अनजाने अमित शाह का ही लगा। अब दोस्तों, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की अगर आप राजनीति देखें तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर अमित शाह और योगी, पूरी राजनीति दो खेमों में बटी। एक अमित शाह की लॉबी है, एक योगी आदित्यनाथ की लॉबी है। अंदर की बात यह है कि अमित शाह चाहते हैं कि कोई केशव प्रसाद मौर्य जैसा मुख्यमंत्री बने। इस तरह की उनकी एक पॉलिसी अमित शाह की रही है। अमित शाह, आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा
कंफर्टेबल नहीं है अमित शाह से, ये बात सही है। और जितने भी योगी आदित्यनाथ के जो आप कह सकते हैं मंत्री हैं, चाहे वो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, मौर्य साहब या पाठक जी, या फिर कई और मंत्री हों जैसे ये संजय निषाद हैं, या फिर ये पटेल साहब हैं, मोर्चा खोल रखा है इन्होंने। जितने लोग हैं, चाहे राजभर हों, ओम प्रकाश राजभर, ये सब अमित शाह के आदमी हैं। मोर्चा किस पर खोलते हैं? गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ पे। तो उत्तर प्रदेश में ये इनफाइटिंग है बीजेपी के अंदर, सत्ता संघर्ष है। मोदी के बाद कौन होगा, योगी अमित शाह, ये सवाल है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी ने कहीं ना कहीं आज अमित शाह को टारगेट किया, लेकिन जाने अनजाने जो भी सवाल उन्होंने गंभीर से गंभीर केजरीवाल पर लगाए, वो सवाल दरअसल अमित शाह को कटघरे में खड़ा करते हैं। यानी निशाना भले ही केजरीवाल पर हो, तीर तो शाह को ही लगा है। अब दोस्तों, अगर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इनके बीच जो कोल्ड वॉर है उसको थोड़ा सा किनारे कर दें, तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, बिग क्वेश्चन यही है कि क्या योगी जो कुंभ छोड़कर दिल्ली आए और दिल्ली में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, क्या वो माहौल गर्म करना चाह रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने माहौल महाराष्ट्र का गर्म किया, एडवांटेज बीजेपी को मिला, या हरियाणा का माहौल गर्म किया, बटेंगे तो कटेंगे, और योगी के चलते, योगी के रहते कहीं ना कहीं एडवांटेज महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला। क्या उस तरह का एडवांटेज बीजेपी को दिल्ली में मिल रहा है? क्या माहौल गर्म करने के बावजूद केजरीवाल आ गए हैं, केजरीवाल ही जीत रहे हैं? और क्या योगी और अमित शाह और मोदी, पूरी बीजेपी की सारी सेना अगर टूट पड़े केजरीवाल पर, मान लीजिए, तो भी क्या केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं? यानी 8 फरवरी को जब मशीनें खुलेंगी तो क्या केजरीवाल की जीत होगी? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि अमित शाह और योगी, इनके द्वंद्व के बारे में तो मैं आज अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा। मैं ये भी पूछूंगा कि आज की तारीख में जो संग्राम है दिल्ली का, वहाँ आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है? और क्या वो जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, या अमित शाह या मोदी या बाकी जो कमीशंस हैं, आयोग हैं, वो इस सफ़र को, केजरीवाल को रोक सकते हैं इस बार? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 खास मेहमान हैं और दोनों ही खिलाड़ी हैं, महारथी हैं। टाइगर अशोक वानखेड़े, आप कह सकते हैं कि दिल्ली के ही वोटर हैं और दिल्ली की नब्ज़ पर उनका हाथ है। केजरीवाल के बारे में, योगी के बारे में, शाह के बारे में, मोदी के बारे में सब पूछूंगा। और उमाकांत जी भी कई बरसों से दिल्ली के चुनाव देख रहे हैं, उनसे पूछूंगा कि आखिर जीत कौन रहा है। सवाल तो यही है। मैं कह रहा हूं कि अगर टाइगर, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश से चलकर दिल्ली आ गए और दिल्ली में केजरीवाल के लोग उनको ओखला में बसा रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं केजरीवाल को? क्योंकि सवाल ये है कि पुलिस, इंटेलिजेंस, ये तो सब अमित शाह के हाथ में। तो ये सवाल योगी आदित्यनाथ का किससे है, अमित शाह से है या केजरीवाल से? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैंने यही कहा कि वो केजरीवाल के कंधे से अमित शाह पे गोली चला रहे हैं। और क्या केजरीवाल के कंधे से अमित शाह पे गोली चला रहे हैं? ओ माय गॉड! उसका कारण मैं बता देता हूँ। अब उमाकांत जी, हम तीनों में उमाकांत जी वरिष्ठ है, और उमाकांत जी हंस दिए। अभी धर्म संसद होने वाली है कि अब योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ कुंभ में डेरा डाले हुए हैं। धर्म संसद में भावी प्रधानमंत्री की भी चर्चा होनी है। पूरी तरह से लॉबिंग में लगे हुए कि उनका नाम उछाला जाए। प्रधानमंत्री का स्नान का तारीख आ गया, उपराष्ट्रपति का आ गया, राष्ट्रपति का आ गया, और अमित शाह उसी दिन जाएंगे कुंभ जिस दिन धर्म संसद होगी। क्या अमित शाह उनको कुंभ से बाहर निकालना चाहते, इसलिए ड्यूटी लगाई दिल्ली में? ओके, सवाल ये है, बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, कुंभ के दौरान बीच में से निकाल के क्यों लाया आप? और अब धर्म संसद होने वाली है, तब क्यों निकाल के लाए 27 तारीख को? और यदि मैं कहूं कि चलो नहीं है, क्योंकि वो भी कुपड़ के जमात में ही आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, यदि उनको पता ही नहीं दिल्ली का स्ट्रक्चर, तो सवाल यह है कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशियों को उन्होंने बसाया, तो फिर अमित शाह जी की पुलिस, केजरीवाल ने, तो अमित शाह की पुलिस क्या कर रही थी? इसका मतलब केजरीवाल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इन लोगों से,
इनके नाक के नीचे बांग्लादेशियों को बिठाया और ये कुछ नहीं कर पाए, देश का गृह मंत्री केजरीवाल को बना देना चाहिए। जी, वो जानता है कैसे नाक के नीचे काम करना। उनको देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, उनको देश का रक्षा मंत्री बना देना चाहिए कि वो अमेरिका बोलो पाकिस्तान के नाक के नीचे काम करके निकल आएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड नकली छाप रहे हैं। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का इंटेलिजेंस बता रहा है उनको, यूपी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी योगी आदित्यनाथ को, तभी तो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी के पार्टी के लोगों के नेताओं के घर में आधार कार्ड छापने की मशीन है। इतने डिटेल इंफॉर्मेशन है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह की इंफॉर्मेशन पूरी सिस्टम क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, क्योंकि आधार कार्ड एक बड़ा मसला है। इंटेलिजेंस अमित शाह के पास है। सीबीआई, ये सारे लोगों ने एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जैसे एक शहरी, जो एक मुख्यमंत्री है और एक भगवा पहने हुए एक पीठेश्वर है एक पीठ के, यदि उनके पास इंफॉर्मेशन है तो तुरंत उन्होंने एक अच्छे शहरी होने के नाते पुलिस और इंटेलिजेंस को देनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के जो लोग घर में छापाखाना लगा के बैठे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। टाइगर, एक और उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली के जो दंगे हैं ये केजरीवाल और उनके लोगों ने करा दिए, उनकी पार्टी इन्वॉल्व थी। तो इस बात पे तो अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस बात पे इस्तीफा दे देना चाहिए। और वाकई मुझे लगता है कि अमित शाह की जगह अब केजरीवाल योगी को गृह मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, वो आदमी लखनऊ में बैठ के इंफॉर्मेशन रखता है सर, दिल्ली में दंगे किसने करवाए पूरी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, प्रूफ होंगे, कागज होंगे, वीडियो होंगे, कुछ तो होगा। एक संत आदमी, भगवा पहनने वाला आदमी झूठ नहीं बोलेगा। आ रहा हूं टाइगर, आपके पास आ रहा हूं, जरा लखेड़ा साहब पास चलते। मेरा सवाल यह है कि कुंभ छोड़कर योगी दिल्ली आते हैं, सवालों की बौछार कर देते हैं कि साहब बांग्लादेशियों को जो है केजरीवाल जो है वो ओखला में जो है सेटल कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों को सेटल कर रहे हैं, दंगे इन्होंने करा दिए। ये सारे सवाल आपको लगता नहीं इसमें तो अमित शाह कटघरे में खड़े हो रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि अनायास वो बोल गए, योगी जी मुंह से निकल गया, या उन्होंने सोचा नहीं कि भाई अमित शाह के ऊपर भी इस पर सवाल लग सकते, या जानबूझ के उन्होंने कहा? मतलब योगी जी फ्लो में कह गए माहौल गर्म करने के चक्कर में, या कहीं ना कहीं कुछ देखिए, एजेंडा बहुत साफ होता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रचारक हैं उनको सबको काम सौंपा जाता है। योगी जी को काम सौंपा गया कि आप जो है इसमें यहाँ थोड़ा माहौल को गर्म कर दो, इससे ज्यादा नहीं है मामला। मामला ये है कि इलेक्शन दिल्ली का जो माहौल क्यों गर्म करना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये तो बता दीजिए। देखिए, दिल्ली जो है एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ कम से कम 250 राज्यों के देशों के दूतावास है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से सत्ता से बाहर है और एक ही रास्ता है कि अगर यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं करोगे तो यहाँ जीत नहीं सकते हो आप। और अब सवाल यह है कि 25 साल से पावर से बाहर है तो इस हिंदू मुसलमान करके थोड़ा, चूंकि दूसरे इश्यूज भी खड़े हुए हैं, मुस्लिम्स के इश्यू हैं, दलितों के इश्यूज हैं, तमाम तरह के इश्यूज खड़े हैं, तो इसीलिए तो आधार कार्ड वाला इश्यू है। अब आधार कार्ड का कॉमन सेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि आधार कार्ड जो बनेंगे उसके लिए जो सिलेक्टेड एजेंसीज है वो बनेंगे। इसमें कोई आम आदमी पार्टी का विधायक आधार कार्ड के रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। वो दीपक शर्मा या उमाकांत या अशोक जी का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस चेंज करने के लिए तो एमएलए चिट्ठी दे सकता है, लेकिन फ्रेश आधार कार्ड बनाने के लिए ना एमपी कर सकता है ना एमएलए कर सकता है। कोई गैर कानूनी है, इलीगल है। तो इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में बेबुनियाद है, निराधार है। किसी को अधिकार नहीं है, किसी एमएलए को एमपी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का नया फ्रेश आधार कार्ड किसी अननोन बांग्लादेशी का बना दे। तो सारी एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आधार कार्ड बनाने वाली जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, आपकी एनआईए क्या कर रही है, तो वो सारी चीजें। तो आप ये बताइए कि सारा कंट्रोल आप खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये हो गया। तो इसके लिए तो फेलियर मुझे लग रहा है कि योगी जी जो उन्होंने भाषण दिया दिल्ली में, वो तो बेसिकली जो मोदी जी की जो मशीनरी है सेंटर की, जो पूरी दिल्ली के चुनाव मशीनरी को देख रही है, पूरी दिल्ली का होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में दिल्ली पुलिस है, आईजी बैठा हुआ है दिल्ली का, होम मिनिस्ट्री का जो थानेदार
वो बैठे हुए हैं यहाँ दिल्ली में, ये तो उनकी जिम्मेदारी, उनको त्याग पत्र देना चाहिए एलजी को, क्योंकि कंट्रोल दिल्ली पुलिस को वो कर रहे हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पास है, सेंट्रल जितने सेंट्रल एजेंसीज हैं वो तो केंद्र सरकार के पास है, दिल्ली सरकार उनको कंट्रोल, होम मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। तो ये वाहियात बातें मैं नहीं समझता कि इन बातों को दिल्ली के लोग गंभीरता से लेंगे। जी समझ गए। चाहे अशोक वानखेड़े हों, टाइगर हों या उमाकांत जी हों, दोनों जो हमारे एक्सपर्ट, इनका ये कहना है कि भाई भले ही बांग्लादेशियों को ओखला में बसाया जा रहा है और हो सकता है केजरीवाल अपना वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ा रहे हों, लेकिन इसमें जो जिम्मेदारी है वो अमित शाह की है, पुलिस अमित शाह के पास है, इंटेलिजेंस अमित शाह के पास है, इंटेलिजेंस ब्यूरो उनके पास है, सीबीआई भी एक तरह से मोदी और शाही संभाल रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल से कोई मतलब नहीं। और अगर कोई आधार कार्ड अगर छाप के बांट रहा है बांग्लादेशी मुसलमानों को, जैसा योगी जी कह रहे हैं, तो ये गलती कहीं ना कहीं अमित शाह की पुलिस की है। तो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि इन भाषण का कोई असर नहीं होगा, दरअसल ये जो भाषण है माहौल गरमाने के लिए दिया जा रहा है। चलिए ठीक, मान लिया। टाइगर, एक सवाल है, 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, सारे लोग वोट करेंगे दिल्ली में, नई सरकार चुनेंगे, वो बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, केजरीवाल को भी कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं। जिस दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वोटिंग का, उस दिन मोदी जी जो है कुंभ जा रहे हैं, मोदी जी वहां पर स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, कुंभ में रहेंगे और सारी गोदी मीडिया जो है चैनल दिन भर दिलाएंगे। इधर लोग वोटिंग कर रहे होंगे, उधर मोदी जी कुंभ में स्नान कर रहे होंगे। 5 तारीख को ही मोदी ने क्यों चुना? अब भाई 4 तारीख को आप जा सकते थे, 6 तारीख को जा सकते थे, 3 तारीख को जा सकते थे। वाई 5 फरवरी सर? 5 तारीख को वोटिंग है, वोटिंग के एक दिन पहले ही प्रचार समाप्त हो जाता है, फिर आप प्रचार नहीं कर सकते। दूसरे किसी राज्य में और चुनाव नहीं है कि उसकी डेट आगे पीछे हो तो वहां के भाषण दे के टेलीकास्ट करवाए। अब आपके पास एक बड़ा इवेंट है स्नान का, और उस स्नान के इवेंट में पूरा गोदी मीडिया सुबह से लेकर शाम तक, ये मोदी जी ऐसे गए, मोदी जी ने ये चेन पकड़ी, अब मोदी जी पानी में उतरे और अब आज गंगा पवित्र हो गई। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मोदी जी जाने से गंगा पवित्र हो गई, ऐसे भी महानुभाव है। तो या मां गंगा ने बुलाया है, मां गंगा ने बुलाया है, और ऐसा भक्त भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। पहली बार सनातन धर्म, पहली बार कुंभ में कुंभ पावन हुआ है, प्रधानमंत्री स्वयं पानी में उतरे हैं, और ये है जनमानस, ये है जननायक, ये है विश्व गुरु। एक विश्व को यहाँ से संदेश जाएगा, अब ट्रंप भी सुनेगा कि गंगा में स्नान का महत्व क्या होता है। कई बातें होगी गुरु जी, दिन भर चलेगा, टीवी कोई चैनल खोलोगे आपको माहौल बनेगा। एक तरीका है, वो ब्रांड डेवलप्ड है, ब्रांड प्लेसमेंट होना है। क्या इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए प्रधानमंत्री से कि भाई 5 तारीख जिस दिन वोटिंग है उस दिन आ जाइए, आप आगे पीछे कर लीजिए? किसको इलेक्शन कमीशन तो कह सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कभी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आपने? कभी आका के सामने किसी ने आवाज खोली है? अरे टाइगर, टीएन सेशन होता, चिट्ठी दे देता कि साहब डेट आगे करिए, 5 तारीख को वोटिंग है। भाई साहब, चाची के मूछे होती तो चाचा कहलाते हैं। आप टीएन सेशन का नाम इनके साथ लेकर आप अपमानित मत कीजिए टीएन सेशन। टाइगर, चलिए एक चीज बता दीजिए, आप दो दिल्ली को बहुत बारीकी से समझते हैं, आप तो भाई वोटर भी हैं, दिल्ली में वोट भी करते हैं। ये बताइए, वाकई केजरीवाल आगे चल रहा है और बीजेपी बहुत पीछे है, और ये सारा फ्रस्ट्रेशन है जो योगी बोल रहे हैं या मोदी कर रहे हैं या अमित शाह कर रहे हैं या परवेश वर्मा जिस तरह से पीछे पड़ा हुआ है? भाजपा चुनाव देखिए दीपक भाई, एक बात तो आप मानिए, भाजपा ताकत से चुनाव लड़ती है, चाहे नगर निगम का हो, चाहे सरकार का, दिल्ली सरकार का, आधे गवर्नमेंट का हो, पूरे गवर्नमेंट का हो, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है और बिल्कुल ऐसा बताती है कि भाई सत्ता उनकी है। आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ जाती है तो बोलती है दूसरा काम करना शुरू कर देती है। यहाँ पे यकीनन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ केजरीवाल पर, ठीक है, थोड़ा बहुत सीटें कम हो जाएगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, कांग्रेस का बढ़ा तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा थोड़ा बहुत 1-2%, इससे ज्यादा कांग्रेस को कुछ मिलता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। ये इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस के लिए ये 5 साल बहुत गोल्डन पीरियड थे। यदि कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं ये रोज जमीन पे उतर के लड़ाई करते तो आज भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की होती। लेकिन कांग्रेस के तमाम लड़ने वाले नेता सारी लिस्ट उठा के दिखिए और मुझे बताइए इन्होंने किस दिन दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन किया, किस दिन किस इश्यू पे जमीन पे उतरे? कोई उतरा नहीं। लोग अध्यक्ष का नाम नहीं जानते,
वो एक अनिल अनिल हुआ करते थे, उसके बाद तो कौन अध्यक्ष बना, क्या अध्यक्ष बना, कोई किसी को नहीं जानता। तो फिर अभी सीटें कम होगी, मुझे लगता है 40 से 50 सीटें, जो लोगों से बातचीत करके पता पड़ गया। लेकिन हमेशा अब दो विश्लेषण होंगे। यदि चुनाव आयोग की कृपा रही तो बीजेपी 60+ हो जाएगी, और यदि लोकतंत्र को सही मायने में इस लोकतंत्र के यज्ञ को साकार होने दिया तो 40-45 तक आम आदमी पार्टी सीटें लेकर सत्ता में आएगी। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जो है वो हिंदूज को भी प्रभावित करते हैं, पंजाबी जो सिख हैं उसको भी प्रभावित करते हैं, मुसलमान, दलित, क्या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, सारा खेल करते हैं? योगी नहीं, कोई देखिए, केजरीवाल की बात करते हैं, केजरीवाल भी करते हैं, केजरीवाल मस्जिद मजार पे भी जाते हैं, केजरीवाल हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सभी लोग कर रहे हैं, तो केजरीवाल को ही क्यों सिंगल आउट करें? कौन नहीं कर रहा है? राहुल गांधी भी तो जेएनयू दिखा रहे थे अपना, तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई अलग नहीं है, सभी लोग अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का कम से कम ये है कि एजुकेशन, हेल्थ के नाम पे इतना गोरख धंधा नहीं है जो बाहर चल रहा है। एक बात बीजेपी ने जरूर की, 5 साल तक बीजेपी रास्ते पे लड़ती रही, ये बात मानिए आप, हर बात पे। हाँ, जब चुनाव आते हैं तो फिर कई लोग झूठ पे झूठ परोसने लगते हैं, झूठ पे झूठ परोसने लगते हैं, और ऐसे परोसते हैं कि पूछे ही मत। जी, ये कई बार अपने को लगता कि अरे बाप रे, ये सच तो नहीं है जी। आम्बेडकर और कांग्रेस को लेके, आम आदमी पार्टी को लेके, ये आपादा पार्टी बोले जी, आपादा दिल्ली पे जरूर है, लेकिन आपादा आम आदमी पार्टी नहीं है, आपादा केंद्र है। दिल्ली को पहले अधिकार दे दीजिए, जिस दिन दिल्ली को पूर्ण रूप से अधिकार होंगे उस दिन दिल्ली की सरकार का आकलन करिए। सरकार आप चलाएंगे, गाली आम आदमी पार्टी को देंगे, ये कैसा हो सकता है? टाइगर ने बड़ी बात कही। टाइगर ने कहा कि भाई सरकार जो है, पुलिस है, बाकी सारी एजेंसियां हैं, वो तो अमित शाह, मोदी के हाथ में दिल्ली में है। पहले सारी ताकत दो केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, उसके बाद उसका आकलन करो। आधी ताकत है केजरीवाल के पास, पुलिस तक नहीं है, एक एफआईआर नहीं लिखा सकते, यहाँ तक कि अपनी गिरफ्तारी नहीं रोक पाए केजरीवाल। तो ये कह रहे हैं कि साहब सरकार जो है वो बीजेपी चला रही है, आलोचना केजरीवाल की हो रही है। लेकिन टाइगर का ये एक मत ये भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन या बाकी पैसे का खेल हुआ, हरियाणा मॉडल पे चुनाव हुआ, तो बीजेपी जीत भी सकती है, और अगर चुनाव सही हुए तो केजरीवाल की सरकार बन रही है, 45 से 50 सीटें आ रही। लखेड़ा साहब, टाइगर का मानना है कि 45 से 50 सीट केजरीवाल ला सकते हैं अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होता है। क्या आपको भी लगता है कि केजरीवाल बीजेपी से काफी आगे खड़े हैं, 45-50 सीटें मिल जाएंगी, और क्या केजरीवाल सरकार बना सकते हैं इस बार फिर से? देखिए, केजरीवाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल 10 साल के बाद मैं देख रहा हूं वो ये है कि सारा जो चुनाव है वो केजरीवाल के इर्द गिर्द केंद्रित है। आपके, हमारे या किसी थर्ड पर्सन के कितने भी मतभेद होंगे केजरीवाल से, लेकिन जो सच्चाई वो मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल को टारगेट करने के चक्कर में बीजेपी अपनी इमेज को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है। इसलिए बना रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास क्या अधिकार है जो आप उससे पूछ रहे हो। भूमि उनके पास नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है, जांच एजेंसियां उनके पास नहीं है, इवन दिल्ली गवर्नमेंट के किसी भ्रष्टाचार विरोधी जो कानून, जो विभाग है, वो एलजी के पास है। उनके पास क्या है? उनके पास जो डीटीसी की बस है और क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, उसके बाद। तो सवाल ये है कि दिल्ली की जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं जहां 50% 50% के करीब वोटर रहते हैं, वो अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का जो अधिकार है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर, कि अगर हम करेंगे तो वोट केजरीवाल ले जाएगा। तो आपको किसी ने रोका था क्या? किसने रोका था आपको अनधिकृत कॉलोनी को रेगुलर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाने से? किसने रोका था? तो सवाल ये है कि क्या लगता है, बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर, क्या आपको लगता है केजरीवाल फिर से सरकार बना सकते हैं? एक लाइन में जवाब। देखिए, केजरीवाल सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे ऐसा मुझे लगता है, और वो दूसरी बात ये लगती है कि वो आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो कंफर्टेबली, बड़े आराम से उनकी 5-10 सीटें 62 थी, हो सकता है कि 10 सीटें या 12 सीटें उनकी कम हो जाए, 47, 58, 50 पे 50 पे पहुंच जाए। लेकिन आज की तारीख में सारा चुनाव जो भी कांग्रेस और भाजपा लड़ रही है वो केजरीवाल से लड़ रही है। टाइगर साहब का कहना है और उमाकांत साहब का कहना है कि 45-50 के बीच में केजरीवाल हैं,
उनकी घेराबंदी हो रही है, उनको थोड़ा डेंट भी लगा है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे पुलिस हो, चाहे दिल्ली की जमीनें हो, चाहे दिल्ली में जांच एजेंसियां हो, सारा का सारा जो पावर है वो अमित शाह के हाथ में। इसलिए ये जनता समझ रही है। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है तो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने खोल रखे हैं, पानी बिजली गरीबों की फ्री कर रखी है, जो महकमे उनके पास है वहां केजरीवाल डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए इस बार फिर उनके जीतने के आसार है, ये टाइगर का कहना है और उमाकांत जी कहना है। टाइगर ने एक राइडर बीच में लगा दिया, उन्होंने कहा कि दीपक बाबू ये तभी संभव होगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अगर कहीं मशीनों का खेल हो गया, कुछ वोटर लिस्ट का खेल हो गया, तो हो सकता है बीजेपी कुछ आखिरी टाइम पे कुछ कमाल कर दे। बहरहाल केजरीवाल को लीड है और जो योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरह से माहौल गर्म करने की कोशिश करी, उसके पीछे भी टाइगर कहते हैं ये प्री प्लान्ड है। मोदी जी का 5 फरवरी वोटिंग के दिन महाकुंभ में स्नान करना, वो भी एक तरह से प्लानिंग है, कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने। लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल को अभी भी एज है। टाइगर आप आए और आप दिल्ली के वोटर हैं और आज दिल्ली को आप कम से कम पिछले 25-30 वर्षों से देख रहे हैं, इलेक्शन कवर कर रहे हैं। उमाकांत जी भी दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली को कवर करते हैं। आप दोनों की बातें कम से कम एक चीज तो बताती हैं कि चुनाव चारों तरफ से केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी केजरीवाल की। टाइगर, सो मच थैंक्स टू यू। और लखेड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, समय निकाला और आपने आज अपनी बातें खुलकर रखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।